हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 7 के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ए टेटू अपने होने वाले मंगेतर को जानने के लिए मो फैन की टीम को बताती है कि वही मो फैन है, जहां उसकी वजह से मो फैन की टीम 2 मैच हार जाती है, जिसकी वजह से उसका होने वाला मंगेतर गुजियान उसे सबके सामने खूब डांटता है, जिस वजह से वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। पर भागते हुए वो मो फैन से टकरा जाती है। अब आगे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने वाकई ऐसा जानबूझकर नहीं किया। टूटू एक छोटी आवारा बिल्ली की तरह थी, जिसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब उसका जंगली स्वभाव नहीं रहा और उसने लाल आंखों से मोफन से माफी मांगी। वह गुजियान से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि वह उसके जैसे किसी व्यक्ति को आसानी से अनदेखा कर सकती है। हालांकि वह मोफान को अनदेखा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोफान उसका दोस्त था। मोफन ने एटूटू के सिर पर थपथपाया और पूरी तरह से घायल एटूटू को देखा। उसने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। मोफन एटूटू को काफी समय से जानता था। वह एटूटू के व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए जब भी वह उसका रूप धारण करती तो मोफन कुछ देर के लिए चुप हो जाता। वह बस कुछ शब्द ही बोल पाता। हालांकि वह अभी भी एक महिला थी। चाहे उसने कुछ भी गलत किया हो, वे गुजियान से इस तरह डांट खाने की हकदार नहीं थी। मो फैन ऐसा कभी नहीं करेगा। भले ही एड टूटू ने उसके 3 मैच खराब कर दिए हों, लेकिन वह उसे कभी भी ऐसे गंदे शब्दों से नहीं कोसेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह एड टूटू के करीब था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक आदमी को कभी भी इतना बेशर्म, इतना गंदा नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मत रो, मत रो, मोफन ने उसे सांत्वना दी। तुम तुम मुझे दोष नहीं देते। टूटू ने अपना सिर उठाया और अपनी लाल आंखों से अविश्वास से मोफन को देखा। इस बार आप हद से आगे बढ़ गए, लेकिन इस हद तक नहीं। वैसे क्या आप भूल गए कि मैं एक पूर्व निर्धारित उम्मीदवार हूं? मोफन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपने मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की सिफारिश नहीं की होती तो शायद मैं इसमें भाग भी नहीं लेता। टूटू ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। इतनी नजदीकी से उसे अचानक लगा कि राक्षस राजा की मुस्कान बहुत ही सुंदर और सुंदर थी, जिससे उसका दिल गर्म हो गया। लेकिन मुझे अभी भी आपसे माफी मांगनी है। मुझे माफ करें, मैं आपकी भरपाई करने का कोई तरीका सोचूंगी। टूटू ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मोफान ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और गुजियान पर अपनी नजरें टिका दी, जो अभी भी कुछ ही दूरी पर गालियां दे रहा था। उसने आगे कहा, हालांकि मैं पहले तुम्हें उससे बदला लेने में मदद करूंगा, फिर हम तुम्हारे साथ सुलह करने के बारे में बात करेंगे। मोफान ने टूटू को छोड़ दिया, जो आवारा बिल्ली की तरह थी। उसने उसे किनारे की सीट पर बैठने में मदद की। डिंग युमियान चुपचाप बैठी रही और देखती रही। उसने टूटू को पानी की बोतल दी और अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए बैठ गई। फिर उसने मोफान की तरफ देखा और देखा कि मोफान गुजियान की तरफ बढ़ रहा है। वह उत्सुक थी कि मोफान क्या करने जा रहा है। वह एक मानसिक जादूगर थी। वह मोफन की आंखों में गुस्से की झलक देख सकती थी, जो उसके सहज व्यवहार के पीछे छिपा हुआ था। तुम गुजियान हो? मोफान गुजियान के चेहरे के पास गया। गुजियान का। गुजियानयू अंधा नहीं था। उसने स्वाभाविक रूप से टूटू को खुद को इस आदमी की बाहों में फेंकते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। महिला को केवल उसके शरीर के कारण शीर्ष 20 में स्थान दिया गया था। एक पुरुष के लिए उसकी रक्षा करना सामान्य बात थी। कुछ नहीं, मैं तो बस तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम अभी उसके पास जाओ और उससे माफी के तौर पर उसके सामने तुम्हें 3 थप्पड़ मारने को कहो, तो मैं तुम्हारे गंदे शब्दों को माफ कर दूंगा। वैसे अपनी तरफ से मैं तुम्हारे पूरे परिवार को चोद दूंगा। मोफान गुजियान के सामने खड़ा था। उसने आखिरी वाक्य पर जोर दिया, इतनी जोर से कि पूरी जगह उसे साफ सुन सकती थी। ये शब्द सुनते ही गुजियान का चेहरा काला पड़ गया। वह अभी भी गुस्से में था। उसने मोफन की ओर इशारा करते हुए डांटा, तुम कौन हो? इससे पहले कि मैं तुम्हें अपंग बना दूं,
बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। तुम मैच जीतने में अपनी विफलता के लिए एक महिला को दोषी ठहरा रहे हो। तुम्हारे और कुत्ते के बीच अंतर यह है कि कम से कम एक कुत्ता सामान्य संभोग से पैदा होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे कुत्ते का जन्म बहुत अधिक भोजन खाने के बाद पादने से होता है। मोफन ने पलटकर जवाब दिया। डिंग युमियान और टूटू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने ये श्राप सुने। एक तरफ तो उन्हें शापों के पीछे का तर्क समझ में नहीं आया, दूसरी तरफ उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोफान के शाप इतने चौंकाने वाले होंगे। हर कोई जादूगर था, यूनिवर्सिटी का छात्र था, देश का स्तंभ था। ऐसे अश्लील शब्द, ऐसी असहनीय पागल सोच, इतना अच्छा क्यों लगा? वहां सन्नाटा छा गया। मोफन के गंदे शब्द सभी के कानों में गूंज रहे थे। कुछ लड़कियां अभी भी इस बात से अनजान थीं कि क्या हो रहा है, और उन्होंने तुरंत अपने बगल में बैठे लड़के से एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा, तुम गुजियान ने अपने कबीले में सीखे गए सभी शापों का इस्तेमाल कर लिया था। उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। उसकी छाती इतनी कसी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि खून उसके गले तक चढ़ रहा है। मोफान सड़क से आया है। गुजियान जैसा कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? किसी को कोसने में इतनी बड़ी बात क्या है? हिम्मत है तो द्वंद्व युद्ध के लिए आओ। हम तुम्हें आज जो कुछ भी कहा है उसके लिए पछतावा देंगे। गुजियान ने आखिरकार अपने विचार समेटे। उसने मोफान की ओर इशारा करते हुए कहा, तो तुम्हें पता है कि किसी को गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम मेरी दोस्त ए टूटू को गाली दे रहे थे तो क्या तुम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे? मोफन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस वाक्य से गुजियान को ऐसा लगा जैसे उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के सभी लोग उस पर हंस रहे हैं और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसके पास कोई क्लास नहीं है। उसने झल्लाकर कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? वह नामांकन टूर्नामेंट में भाग लेने के योग्य नहीं है। उसके जैसी किसी को कोसने में क्या बुराई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। तुम तो पहले से ही उसके सामने कुछ भी नहीं हो, मोफन ने कहा। हे, तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर स्कूल ने नामांकन टूर्नामेंट के दौरान छात्रों को एक दूसरे से लड़ने से मना नहीं किया होता, तो मैं तुम्हें अब तक एक सब्जी में बदल चुका होता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि स्कूल के नियम तुम्हें बचा रहे हैं। मैं तुम्हारे जैसे कचरे की वजह से नामांकन टूर्नामेंट में अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता। टीम में ऐसी बेवकूफ महिला के होते हुए किसी को भी जीतने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, गुजियान ने कहा। मोफान को पता था कि गुजियान वाकई एक बदमाश है। हालांकि स्कूल के रेफरी आसपास ही थे। अगर वह उसे पीटना चाहता तो शिक्षक उसे रोकने के लिए बाहर निकल आते। गुजियान जाहिर तौर पर इतना मूर्ख नहीं था कि शिक्षकों की नजरों से ओझल हो जाए। वह ठंडी मुस्कान के साथ गुजियान की ओर देखने लगा। तुम ही हो जिसने यह कहा था? क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? हाँ, मैंने कहा था। हर कोई देख रहा था। इस महिला के साथ स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। शर्त क्या है? गुजियान स्पष्ट रूप से अभी भी अपनी छवि की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। मैं तीसरा मैच लड़ूंगा, तुम्हारे, उसके और इन दोनों जैसे टीम के साथियों के बीच। अगर मैं जीत गया तो तुम कुत्ते की तरह उसके पास रेंग कर जाओगे और माफी के तौर पर उसे 3 बार थप्पड़ मारने दोगे। मोफान पहले से ही गुजियान से बेहद निराश था। कैसा कुत्ता है! अगर रेफरी आसपास न होते तो उसे पीट पीट कर मंदबुद्धि बना दिया जाता। गुजियान दंग रह गया। इधर उधर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि हर कोई उसकी तरफ देख रहा है। इस व्यक्ति के ऐसे अनुरोध का सामना करते हुए वह इसे बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो इसका मतलब होता कि उसके अपने शब्द सिर्फ बात के अलावा कुछ नहीं थे। जरूर, लेकिन अगर तुम हार गए। ओह, मुझे याद है कि मेरे अपार्टमेंट के सामने घास का एक टुकड़ा है। वहां हमेशा परेशान करने वाली आंटियां अपने कुत्तों को घुमाती रहती है। घास कुत्ते के मल से भरी हुई है। तुम्हें इसे उस बेवकूफ औरत के साथ साझा करना होगा, गुजियान ने शाप दिया। गुजियान, तुम्हारा अनुरोध तो और भी अनुचित है। उसकी टीम की साथी लीजी
अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। गुजियान ने उसे घूर कर देखा। मोफान को कोई आपत्ति नहीं थी। वह गुजियान की किसी भी शर्त को मानने को तैयार था। अगर कुछ महीने पहले की बात होती तो मोफान इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब जब लिटिल फ्लेम बेले अपनी शैशव अवस्था में थी तो वह बेहद आश्वस्त था। जरूर रेफरी, कृपया हमारे गवाह बनिए, मोफान ने पलटकर ऊंची आवाज में रेफरी से कहा। तीनों रेफरी बहुत युवा थे। भले ही वे असहाय दिख रहे थे जब छात्र एक दूसरे से बहस कर रहे थे, लेकिन वे पहले से ही इसके लिए उत्सुक थे। लानत है, इस तरह के मैच के रेफरी बनना अधिक रोमांचक है। इसके अलावा जो पुरुष छात्र बाद में आया वह काफी मर्दाना और घमंडी था। ऐसा कहने के बाद भी नियम बने रहे। एक रेफरी ने कहा, यह आपका निजी मामला है। अगर आप इसे इस तरह से करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपके प्रदर्शन के आधार पर अंक नहीं गिने जाएंगे। प्रतिद्वंद्वी टीम उसी हिसाब से अंक की गणना करेगी। अगर आप सहमत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लीजी ने कहा, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार मुझे डर है कि मैं तीसरा मैच नहीं लड़ पाऊंगी। लियू शिन ने सिर हिलाया। तीसरे मैच में हार मानने के बजाय वह उस घमंडी आदमी से फिर से लड़ना चाहती थी। किसी कारण से वह आदमी जाना पहचाना लग रहा था। मोफन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे? ए टूटू ने डरते हुए पूछा। चिंता मत करो, मोफन ने अपनी छाती थपथपाते हुए आत्मविश्वास से कहा। हालांकि ए टूटू वाकई मो फैन को 10 अंक देना चाहती थी, लेकिन 2 मैचों के बाद उसे लग रहा था कि जो भी शीर्ष 20 में प्रवेश करने में सक्षम है वह आसान नहीं है। अगर मो फैन उसके जैसे बोझ को साथ लेकर आए तो उसके लिए जीतना मुश्किल होगा। किसी भी तरह मैच को हमेशा की तरह आगे बढ़ना था। कुछ ही देर बाद विरोधियों का एक नया समूह सामने आया। यह स्पष्ट था कि वे अभी अभी आए थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। नीले बालों वाला एक आदमी जेब में हाथ डाले गुजियान के पास आया। उसने गुजियान के कंधे पर थपथपाया और कहा, भाई, मैं आज तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं। गुजियान की आंखें चमक उठीं जब उसने नीले बालों वाले आदमी को देखा। उसने झट से कहा, तो तुम तीसरे मैच के लिए मेरे प्रतिद्वंद्वी हो। मैं बदकिस्मत नहीं होने वाला हूं। गुजियान पहले से ही मोफान और ऐ टूटू को बुरी नीयत से देख रहा था। लीजी और लियू शिन के चेहरे काले पड़ गए जब उन्होंने नीले बालों वाले आदमी को देखा। हम मुसीबत में हैं, यह जू मिंगकॉन्ग है। वह केवल बाई युलांग से अधिक शक्तिशाली है। लीजी सबसे पहले चिल्लाया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। हम तीनों मैच हार गए हैं। हालांकि मुझे विशेषज्ञों के बीच नामांकित होने की उम्मीद नहीं थी। मैं इस तरह हारना नहीं चाहता था। मेरे परिणाम बहुत बुरे हैं। लियू शिन ने उदास चेहरे के साथ कहा। इतना निराश मत होइए, आइए हम सब मिलकर काम करें। मोफान ने सांत्वना दी। तुम समझ नहीं रहे हो, शू मिंगकॉन्ग पवन लीडरबोर्ड के शीर्ष 5 में है। उसका पवन तत्व इतना मजबूत है कि हमारे मंत्र उसे छू भी नहीं सकते। उसके जैसे किसी व्यक्ति के रहते हम कैसे जीत सकते हैं? लियू शिन ने कहा। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, ओंक। दूसरी तरफ जू मिंगकॉन को गू जियान से जो कुछ हुआ था उसके बारे में पता लग गया था। उसने अतिशयोक्तिपूर्ण मुस्कान के साथ मोफान को देखा। बच्चे, मैंने पर्ल इंस्टीट्यूट में सभी घमंडी लोगों को देखा है, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। ओह, तुम्हें मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैं जू मिंगकॉन्ग छोटे बच्चों के नाम याद रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। जू मिंगकॉन्ग ने अपनी छोटी उंगली से अपना कान पकड़ा। उसने मोफान की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई जबकि वह बोल रहा था। यदि तुम उस व्यक्ति को भी याद नहीं कर सकते जिसने तुम्हें बुरी तरह पीटा था, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि तुम मूर्ख हो। मोफान कभी भी अपने मुंह से दया दिखाने वाला व्यक्ति नहीं था। हाँ, देखो, पूरे पर्ल इंस्टीट्यूट में कुछ ही लोग हैं जो आपसे ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कर सके। चलो, आप कुछ और क्यों नहीं आजमाते? क्या आप कुछ और नहीं कह सकते? मो फैन ने बीच में टोकते हुए कहा। जू मिंगकॉन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अरे, यह बच्चा नियमों के अनुसार नहीं खेल रहा था।
जूमिंग कॉन्ग यही कहने वाला था, लेकिन मो फैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके पास उदास चेहरे के साथ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, बस तब तक रुको जब तक तुम घास को चाटकर साफ नहीं कर लेते। जूमिंग कॉन के साथी अन्य तत्वों के विशेषज्ञ थे। उनके जूमिंग कॉन के साथ अच्छे संबंध थे। जब उन्होंने मोफान को इतना घमंडी देखा तो वे उपहास करने लगे। जूमिंग कॉन्ग और बाकी तीन पहले से ही अपनी जगह पर थे। उनके गठन को देखते हुए जूमिंग कॉन्ग को सबसे आगे होना चाहिए। दोनों तरफ अज्ञात तत्वों के जादूगरों से बने थे, लेकिन पीछे की तरफ वाली मोटी लड़की निश्चित रूप से एक सहायक तत्व थी। मोफान अपने साथियों को मंच पर ले गया। जब वह पोजीशन में आने वाला था तो उसे अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से मुड़कर लियू शिन और लीजी से पूछा, वैसे आपके एलिमेंट्स क्या हैं? लियू शिन और लीजी ने अपने माथे पर थपकी दी, मानो कह रहे हो, अब पूछने का क्या मतलब है? मेरा प्राथमिक तत्व जल है और मेरा द्वितीयक तत्व बर्फ है, लंबे और गोल मटोल लीजी ने कहा। लियू शिन ने कहा, मेरा प्राथमिक तत्व वायु है और मेरा द्वितीयक तत्व अग्नि है। एटूटू वहीं खड़ी रही। उसने अपना तत्व नहीं बताया क्योंकि मोफन को पहले से ही उसका तत्व पता था। मेरा तत्व अग्नि और बिजली है, मोफान ने अपने साथियों से कहा। ओ ओ, गुजियान के समान। आप लोग जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। ए टूटू, अपने प्रकाश तत्व से हमें बचाने की पूरी कोशिश करो। हमारी रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर है, मोफान ने कहा। ए टूटू ने सिर हिलाया। वह अभूतपूर्व रूप से आज्ञाकारी थी। तीनों जजों ने पहले ही स्कोरबोर्ड तैयार कर लिया था। प्रतिभागियों के तैयार होने के बाद उन्होंने मैच शुरू करने का आदेश दिया। जूमिंग कॉन्ग बहुत आत्मविश्वासी था। जज के आदेश देने के बाद भी उसने अपने हाथ जेब में ही रखे। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से नहीं लिया। लियू शिन अग्नि तत्व की एक स्टार ऑनरबिट पूरी करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी हथेली से एक अग्नि विस्फोट निकला और जू मिंग कॉन्ग पर फेंका गया, जो अपनी टीम के सामने खड़ा था। लियू शिन की नींव काफी मजबूत थी। वह मोफान से ज्यादा तेजी से फायर बर्स्ट कास्ट करने में सक्षम था। जैसा कि उसने सोचा था, शीर्ष 20 में शामिल लोग कमजोर नहीं थे। यहां तक कि आग जैसे द्वितीयक तत्व वाला व्यक्ति भी इतनी जल्दी स्टार ऑनरबिट को पूरा करने में सक्षम था। आग का विस्फोट एक आग के गोले जैसा था, जैसे आग की लपटों में गिरा एक बड़ा नारियल। इसने हवा में एक छाप बनाया और जूमिंग कॉन्ग पर सटीक रूप से गिरा। जूमिंग कॉन्ग ने अपना सिर भी नहीं उठाया, न ही उसने अपने हाथ पीछे खींचे। उसके शरीर के चारों ओर हवा के कुछ प्रतिरूप दिखाई दिए। जब फायर बर्स्ट उस पर फटा तो वह आदमी पहले ही 10 मीटर दूर चला गया था। विस्फोट की लपटों ने उसके पीछे छोड़े गए प्रतिरूपों को खा लिया। जू मिंग कॉन्ग ने तिरस्कार भरी मुस्कान पहनी हुई थी। वह बस वहीं खड़ा रहा और अपने प्रतिद्वंद्वी के उस पर हमला करने का इंतजार करता रहा। लियूशिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक और फायरबर्स्ट रप्चर का इस्तेमाल किया। हालांकि नतीजा वही रहा। जूमिंग कॉन्ग ने आखिरी समय में जानबूझकर फायर बर्स्ट को चकमा दिया, जैसे कि वह लियूशिन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। चलो इसे साथ में करते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा धीमा बेसिक स्पेल मुझ पर असर करेगा? जूमिंग कॉन्ग ने अपने हाथ अपनी जेबों में रखे। उसका शांत व्यवहार उसके प्रतिद्वंद्वी के प्रति तिरस्कार से भरा हुआ था। लीजी जल्द ही हमले में शामिल हो गए। वह जूमिंग कॉन्ग की हरकतों को रोकने के लिए आइस स्प्रेड का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। उसके बाद आइस लॉक का इस्तेमाल करके उन्हें घातक झटका देने की योजना बना रहे थे। हालांकि जूमिंग कॉन्ग अभी भी हमलों को शांति से चकमा देने में सक्षम था। यहां तक कि जब लीजी एक इंटरमीडिएट आइस स्पेल का जाप कर रही थी, तब भी जूमिंग कॉन्ग को हमलों से आसानी से बचने के लिए केवल एक बेसिक स्पेल फलीइंग शैडो का जाप करने की जरूरत थी। अपनी छाया तत्व और पवन पथ के साथ वह एक प्रेत की तरह चलने में सक्षम था। कोई भी उसकी चाल को पकड़ नहीं सकता था। लियूशिन और लीजी दोनों ने अपने मध्यवर्ती मंत्र डाले थे, लेकिन जू मिंग कॉन्ग अपने पवन ट्रैक और भागने वाली छाया के साथ उन्हें भड़काने में सक्षम था। उसके हाथ
अभी भी उसी मुद्रा में थे जिससे उसके आसपास की लड़कियां विस्मय में चिल्ला उठीं। इस आदमी की चाल झांग शियाओ हो से किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, मो फैन ने बड़बड़ाया। हालांकि मो फैन पहले से ही एक दुष्ट योजना के साथ आया था। उसकी आंखों में एक बूढ़े लोमड़ी की चालाक नजर थी। मो फैन की हथेली में आग की एक गेंद जल रही थी। उसने कोई स्टार पैटर्न नहीं बनाया था। स्टार पैटर्न की उपस्थिति बहुत स्पष्ट थी और उसका प्रतिद्वंद्वी आसानी से इसका पता लगा सकता था। वह फायर बर्स्ट भी कर रहा था। पूरे मंच पर सफेद बर्फ जमी हुई थी, इसलिए जब भी कोई चमकीला अग्नि विस्फोट हवा में सीटी बजाता तो उसे पहचानना बहुत आसान होता। जूमिंग कॉन्ग ने अपनी आंख के कोने से पहले ही आग के विस्फोट को अपनी ओर आते हुए देख लिया था। उसने जल्दी से समझ लिया कि वह बर्फ की जंजीरों में फंसने के दौरान आग के विस्फोट से कैसे बच सकता है। अग्नि विस्फोट काफी मुश्किल था। जब बर्फ की जंजीरें दोनों तरफ से उस पर हमला कर रही थीं, तो इसने उसके पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। किसी भी अन्य जादूगर को अपने रक्षात्मक उपकरण सक्रिय करने होंगे, लेकिन जू मिंगकॉन्ग अलग था। वह गोलियों की बारिश के बीच भी शांति से घूम सकता था। मैं तुम्हें एक वाटर बैरियर दूंगी, टीम के पीछे खड़ी मोटी महिला ने कहा। इसकी चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, जू मिंगकॉन्ग ने उत्तर दिया, जो अभी भी आग के विस्फोट से बचने के मूड में था। बर्फ की जंजीरें ठंड में बेतहाशा नाच रही थीं। वे दो मोटी, मजबूत जंजीरों की तरह थीं। अगर वे उसे मारने में कामयाब हो जाती तो उसकी कुछ हड्डियां जरूर टूट जाती। जू मिंगकॉन्ग ने हवा के झोंके के साथ थोड़ा आगे की ओर झुककर देखा, मानो वह आग के विस्फोट से बचने की कोशिश कर रहा हो। लीजी ने देखा कि हवा भी आगे बढ़ रही थी। उसने तुरंत दोनों हाथों से बर्फ की जंजीरों को नियंत्रित किया और उन्हें आगे की ओर पटक दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि जू मिंगकॉन्ग ने तुरंत हवा की दिशा बदल दी, या यूं कहें कि उसने पहले ही एक और विंड ट्रैक बना लिया था। उसने अचानक आगे बढ़ने की दिशा बदल दी। उसने अपने पैर की नोक से जमीन पर थपथपाया और हवा के रास्ते पर पीछे की ओर खिसक गया। उसके हाथ जेबों में थे। जब वह पीछे की ओर खिसका तो वह पवन के राजकुमार की तरह था। उसे देख रही लड़कियां उत्साह में चिल्ला उठीं। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जू मिंगकॉन्ग को लड़कियों की तरफ से मिल रहे ध्यान और चीखों से बहुत खुशी हुई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। बर्फ की जंजीरों से बचने के लिए जब वह पीछे की ओर खिसका तो अचानक वह दाहिनी ओर झुक गया। उसके सिर के ठीक ऊपर एक अग्नि विस्फोट उतर रहा था, मानो वह उसका इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस तरह के बुनियादी मंत्र मेरे खिलाफ बेकार हैं। जू मिंगकॉन्ग दिशा बदलने में बहुत अच्छा था। फायर बर्स्ट के हमले की सीमा से बचने के लिए वह पीछे की ओर खिसकने के बाद जल्दी से एक तरफ झुक गया। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ साधारण सा दिखने वाला अग्नि विस्फोट अचानक जमीन पर गिरने के बाद फट गया, जिससे आग के बादलों की एक बड़ी परत बन गई। बादल में लपटें 10 मीटर तक फैली हुई थीं, मानो विशालकाय अग्निसर्प हवा में नाच रहे हों। विस्फोट का प्रभाव भी उतना ही चौंकाने वाला था और यहां तक कि 2 बर्फ की चट्टानें भी थोड़ी सी हिल गईं। जू मिंगकॉन्ग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ फायर बर्स्ट के हमले की सीमा से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की थी। उसने फायर बर्स्ट के विस्फोट को भी सटीकता से चकमा दिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फायर बर्स्ट इतना अप्रत्याशित होगा। विस्फोट ने 20 मीटर से ज्यादा के दायरे को कवर किया। एक सामान्य अग्नि विस्फोट, यहां तक कि स्प्लिट की मदद से भी केवल 10 मीटर की सीमा तक ही पहुंच पाएगा। जू मिंगकॉन्ग लगभग 12 मीटर दूर खड़ा था। न केवल वह पूरी तरह से सुरक्षित था, बल्कि वह विस्फोट से निकलने वाली गर्म हवा का उपयोग अपने सुंदर हरे बालों को उड़ाने के लिए भी कर सकता था। लेकिन 10 मीटर की दूरी तक पहुंचने के बाद भी आग की लपटें नहीं रुकीं। इससे वह हवा में उछल गया और चिंगारी के बीच कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। उसके सुंदर हरे बाल अस्त व्यस्त थे और उनमें से कुछ जल भी गए थे। चूंकि उसके हाथ जेब में थे, इसलिए उसे उन्हें बाहर निकालने का समय नहीं मिला। इसलिए जब वह गिरा तो उसका चेहरा जमीन पर था।
उसकी नाक से खून बहने वाला था। क्या क्या बकवास है। जू मिंगकॉन को गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन गिरने से उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वह धूल से ढका हुआ था। वह पागल होने की कगार पर था। मैं सोच रही थी कि वह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। मुझे लगता है कि वह फायर स्कूल का महान शैतान है, मोफन। उसके बेसिक मंत्र चौथे स्तर पर पहुंच गए हैं। मोटी औरत ने आखिरकार कहा। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? जू मिंगकॉन्ग चिल्लाया। क्या बकवास है। उसने कभी किसी को इतना शक्तिशाली बेसिक स्पेल के साथ नहीं देखा था। यह एक इंटरमीडिएट स्पेल के बराबर था। जू मिंगकॉन्ग ने अनगिनत दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फिर भी उसने कभी किसी को इतना स्वतंत्र नहीं देखा था कि वह अपना पैसा बेसिक स्पेल पर खर्च कर सके। उसकी ज्वाला गुलाब ज्वाला है। उसकी अग्निमंत्र की क्षति 2 तक पहुंच गई है, 5 बार। चौथी श्रेणी का फायर बर्स्ट विस्फोट के नुकसान को दोगुना करने में सक्षम है। इसलिए उसका फायर बर्स्ट सामान्य फायर बर्स्ट से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह एक मध्यवर्ती मंत्र का आधा है, मोटी महिला ने कहा। यह मेरी गलती है, मैंने इतना ध्यान आकर्षित किया है। मुझे मत बताओ कि तुमने कुछ नहीं किया, जू मिंगकॉन्ग ने कहा। यह कैसे संभव है? क्या तुमने नहीं देखा कि मेरा आइस लॉक पहले से ही है? हे। लाल होठों वाला मैगा खिलखिलाकर हंसा। मैं उस कुख्यात मोफान को आपके पास छोड़ता हूं। मैंने सुना है कि वह एक विनाशकारी मशीन है। हम पहले बाकी लोगों को खत्म करेंगे, पत्थर जैसी मांसपेशियों वाले एक छात्र ने कहा। जू मिंगकॉन्ग ने जब अपने साथियों को अगले कदम की तैयारी करते देखा तो उन्होंने इस शर्मनाक घटना को भुला दिया। उसके शरीर में हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन यह कोई गंभीर बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे गंभीर होना ही था। अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो जज उसे उच्च अंक नहीं देंगे। तो क्या हुआ अगर वह विनाशकारी मंत्रों से भरा हुआ है? मैं उसे आसानी से बाहर निकाल सकता हूं। जू मिंगकॉन्ग ने अपना आत्मविश्वास फिर से जगाया। उसकी उंगलियों के बीच एक निराकार काली आभा बह रही थी, जो किसी को पता चले बिना एक तेज छिपे हुए हथियार का रूप ले रही थी। विशाल छाया स्पाइक, गुलाब के कांटे। जू मिंगकॉन्ग ने अपनी हथेली पंखे की तरह फैलाई। उसके चारों ओर लिपटी काली आभा पहले से ही काली कीलों में बदल चुकी थी, जो उसकी उंगलियों के बीच फंसी हुई थीं। कुल 3 स्पाइक्स थे। जू मिंगकॉन्ग ने विशालकाय छाया स्पाइक्स को आगे फेंक दिया, उन्हें हवा में छिपा दिया और उसके आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। टीयर 1 और टीयर 2 विशाल छाया स्पाइक के विपरीत टीयर 3 विशाल छाया स्पाइक, गुलाब के कांटे और भी विचित्र थे। हवा में विलीन होने वाले 3 विशाल छाया स्पाइक्स में एक ऊष्मायन अवधि थी, जिससे वे किसी भी छायादार जगह में छिप सकते थे। बाकी समय में एक छाया जादूगर किसी भी विशालकाय छाया स्पाइक का उपयोग एक ही विचार से हमला करने के लिए कर सकता है। पहली कील ने शरीर को स्थिर कर दिया, दूसरी कील ने मन को स्थिर कर दिया, तीसरी कील ने आत्मा को स्थिर कर दिया। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी विशालकाय छाया स्पाइक्स से टकराएगा वह गतिहीन हो जाएगा। दूसरा स्पाइक लक्ष्य के मस्तिष्क को भी स्थिर कर देगा, जिससे वह कोई भी जादू नहीं कर सकेगा। तीसरा स्पाइक और भी डरावना था। यह लक्ष्य की आत्मा को छेद देगा, जिससे लक्ष्य की आत्मा को गंभीर क्षति पहुंचेगी। यदि क्षति का समय पर उपचार नहीं किया गया तो छाया ऊर्जा लक्ष्य की आत्मा को नष्ट कर देगी और क्षति की भरपाई नहीं हो पाएगी, ठीक वैसे ही जैसे कि उनका जीवन काल खत्म हो जाएगा। मोफैन ने अभी तक अपने इंटरमीडिएट शैडो स्पेल को तीसरे स्तर तक नहीं बढ़ाया था, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानता था कि तीसरे स्तर के विशालकाय शैडो स्पाइक्स कितने डरावने थे। विशालकाय छाया स्पाइक्स पहले ही छिप चुके थे। मोफन को कुछ समय के लिए सतर्क रहना पड़ा, क्योंकि यह बताना मुश्किल था कि विशालकाय छाया स्पाइक्स कब दिखाई देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि विशाल छाया स्पाइक्स आसानी से छाया में नहीं छिप सकते थे। उन्हें छाया में छिपना पड़ता था, और अगर उन पर तेज रोशनी में हमला किया जाता तो उनका नुकसान बहुत कम हो जाता। आपको मुझे लाइट प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। यह जू मिंगकॉन्ग इतना मूर्ख नहीं है
कि मुझ पर तुरंत विशाल छाया स्पाइक्स से हमला कर दे। उनकी रक्षा करो। मुआफन ने तुरंत एड टूटू को रोक दिया जब उसने देखा कि वह प्रकाश मंत्र का जाप करने वाली है। लाइट प्रोटेक्शन सेक्रेड शील्ड की अवधि विशाल, शैडो स्पाइक्स की अवधि से कम थी। जू मिंग कॉन्ग हमला करने से पहले लाइट प्रोटेक्शन सेक्रेड शील्ड के गायब होने तक बस इंतजार कर सकता था। आई-टू-टू सिर्फ एक कीमती रक्षात्मक मंत्र बर्बाद करेगा। हाय, मैं अभी अभी आया हूं, लेकिन मैंने लड़की को रोते हुए देखा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? डींग यूमियन मैच पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तभी अचानक उसके पीछे से एक विनम्र लेकिन गहरी आवाज आई। तो इसी के साथ सीजन 7 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।